जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बेस्ट में। आज अपन देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आप करते थे कि पानी को आप ठंडा करके बर्फ़ बना देते थे, उसको गर्म करके वापस पानी और ज़्यादा गर्म करके उसको पेपर में बदल देते थे। तो इसमें क्या करते थे कि आप उसकी अवस्था को परिवर्तन कर रहे थे पर वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस जा सकता था। इसे अपन भौतिक परिवर्तन कहते थे, जिसमें उसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होता है। जल का फॉर्मूला H2 है तो वो H2 ही रहेगा, चाहे वो बर्फ़ बने या वाष्प। और उसे भौतिक परिवर्तन का और रासायनिक परिवर्तन, जिसमें आप जैसे कि दूध का फटना हो गया, क्योंकि फटे हुए दूध से अपन वापस दूध नहीं बना सकते। दूध को दही में जमा दिया तो जमने के बाद वो दही वापस दूध में नहीं बदलता। यानी कि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें अपन उसके पदार्थ की पूर्व अवस्था में नहीं जा सकते, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही होते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं अगर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वह रासायनिक अभिक्रिया ही है। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? आइए जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया के अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार अपने दूध था, उसको अपने फटने के बाद क्या बन गया, दही बन गया। तो इसमें क्या होता है कि नए गुणों वाला पदार्थ बन जाता है, उसे अपन क्या करें, रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हमको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो आपको क्या है, 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो तो वह रासायनिक क्रिया है। जैसे अपन एग्जाम्पल देखें, जैसे कि अपने पास कोई कागज़ है। कागज़ किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। अगर उस कागज़ को अपन जलाएं, जब जलाते हैं तो बाह्य वातावरण में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और बाद में क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। यानी कि जो ये सॉलिड कागज़ था वो गैस में बन गया। तो इसकी क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। पहले ठोस में था फिर गैस में बदल गया। यानी कि अवस्था में परिवर्तन होना क्या है, रासायनिक क्रिया। दूसरा पॉइंट देखिए, रंग में परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कोई कागज़ है, ठीक है, अभी ये वाइट कागज़ है। अब इसको अपन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो ये क्या, राख बन जाती है, एक ब्लैक राख बन जाती है। तो उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होगी, अगर किसी को किसी में डालते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है। रंग में परिवर्तन होने पर भी अपन देख सकते हैं क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा आता है गैसों का निकास। यानी कि जिस प्रकार जैसे कि अपन जब मकान को पोतते हैं तो पोतने के लिए वो कल्ली यूज़ में लेते हैं। कल्ली होती है, उसे अपन कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब उस कल्ली को जैसे ही अपन जल के संपर्क में लाते हैं तो वो जल के संपर्क में आने पर थोड़ी सी देर बाद में क्या बनती है, वो हीट जनरेट करती है। उसमें से बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलने लग जाती है, उसका तापमान बढ़ जाता है। यानी कि उससे हीट बाहर निकल रही है, तो यानी गैसों का निकास हो रहा है। तो इसे अपन क्या कर रहे हैं, गैसों का निकास होना है रासायनिक अभिक्रिया है। और साथ ही उसका तापमान क्या होता है कि जब वो नॉर्मल कली होती है उसका तापमान 0 होता है, पर जैसे उसको जल के संपर्क में लाते हैं तो उसका तापमान 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यानी तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है जिसमें अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, गैसों का निकास हो और तापमान में परिवर्तन हो। अगर ये चारों पॉइंट्स आपको किसी भी रासायनिक परिवर्तन में दिखाई दे रहे हैं तो क्या हो रही है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रासायनिक समीकरण। जिस प्रकार आपने देखा था कि भाई अपन कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि जो बिना बुझा चूना कल्ली है उसको अपन जल मिला रहे थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बन रहा था। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के रूप में रिप्रेजेंट करना, इन तत्वों के रूप में लिखना, ये क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो बच्चों क्या करता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो जैसे कार्बन को अपन जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो इसको अपन तत्वों के रूप में लिखें तो वो क्या, रासायनिक समीकरण है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन है, अगर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको एक तत्व के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक
समीकरण कहलाते हैं। यानी कि किसी रासायनिक परिवर्तन को समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना, एक समीकरण के रूप में, तत्वों के समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार जल H2 है, गैस को O2 गैस को अगर दोनों को कंबाइन किया जाए या तो क्या बनता है? जल बनता है, H2O। तो दोस्तों कोई रासायनिक समीकरण है तो उस रासायनिक समीकरण में 3 चीज़ें मेन होती है। 3 रासायनिक समीकरण में क्या होती है? अभिकारक होता है, उत्पाद होता है और उत्प्रेरक होता है। तो देखते हैं कि ये क्या होते हैं। जिस प्रकार कोई रासायनिक समीकरण है तो उस रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जिस प्रकार इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और जल क्या करें? भाग ले रहे हैं, यानी किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अब ये अभिकारक रिएक्शन करके नया पदार्थ बना रहे हैं, ये अभिकारक रिएक्शन करके नया पदार्थ बना रहे हैं। तो ये जो पदार्थ यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे अपन इसको कहेंगे उत्पाद। ठीक है, अब तीसरा आता है उत्प्रेरक। जिस प्रकार जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या जलाया, तो जलाने के लिए उसको क्या देनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? हीट। यानी कि उसको जलाने के लिए आग तो देनी पड़ेगी। वो आग ही क्या है? उत्प्रेरक है। यानी इस तीर के निशान के ऊपर जो भी कुछ लिखा जाता है, जैसे अभी हीट है, कुछ भी लिखा जाएगा वो क्या है? उत्प्रेरक है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। और जो ये तीर है ये निशान बताती है कि इस तरफ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना ढांचा रासायनिक समीकरण। पहले जो आपको पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए वो इसका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था, क्योंकि वो इसका बेस था। इसको समझने के लिए वो ज़रूरी है। तो अपन ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। तो ढांचा रासायनिक समीकरण जिसे अपन कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण या स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर उसमें उत्पाद मतलब अभिकारक और उत्पाद की मात्रा को संतुलित नहीं करे, जैसे कि मैग्नीशियम है और यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ O2 कितने हैं? 2 है, यहाँ O2 1 है। यानी कि अभी क्या है, इसमें अभिकारक और उत्पाद की जो मात्रा है वो समान नहीं है, संतुलित नहीं है। तो संतुलित नहीं है तो इसे अपन क्या कहेंगे? ढांचा रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी कि जिस ढांचा रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद की जो मात्राएं होती है वो संतुलित नहीं होती है, उसे अपन कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। जैसे H2 यहाँ 2 है, O2 2 है, यहाँ H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 1 ही है। तो ये ढांचा रासायनिक समीकरण है। अब अपन इसको संतुलित क्यों करें? भाई ये रिएक्शंस है, इसको संतुलित क्यों करना आवश्यक, क्यों आवश्यक है? तो इसके लिए एक नियम आता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को अपन संतुलित क्यों करें? क्योंकि संतुलित नहीं करेंगे तो सही नहीं मानी जाएगी, तो उसको संतुलित करना जरूरी है। बट क्यों करें? उसका रीज़न है, एक नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या आता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि भाई कोई भी रासायनिक समीकरण है, ठीक है, कोई भी रासायनिक समीकरण में जिसमें अभिकारक का जो द्रव्यमान है वही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो द्रव्यमान है वो समान होना चाहिए। यानी कि ये नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, द्रव्यमान न तो निर्माण किया जा सकता है और नहीं द्रव्यमान को नाश किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान यानी अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात समान रहता है, इसे अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और इसी नियम को संतुलित करने के लिए अपन क्या करते हैं? उन रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि भाई इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, ये क्या कहलाता है अपना? उत्पाद, इनका कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के यानी इसके द्रव्यमान के
ये क्या अपना अभिकारक है, यानी उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसे अपन कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसी नियम के कारण अपन जो ढांचा रासायनिक समीकरण है उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो अब इसमें क्या करें भाई, द्रव्यमान, जैसे कि अपने पास यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, इधर भी मैग्नीशियम कितना है, 1 है, मैग्नीशियम क्या संतुलित है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितना अपने पास, ऑक्सीजन अपने पास 2 है, ऑक्सीजन अपने पास कितना है, 2 है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन अपने पास 1 ही है। अगर अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी अपने को इसका नियम का फॉलो करना है, तो यहाँ पर भी अपने को ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्योंकि अपन इसके फॉर्मूले में चेंज नहीं कर सकते, अपन इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार मेरे को 4 हाथ चाहिए, तो मैं अपने के 4 हाथ तो नहीं लगा सकता ना, तो 4 हाथ चाहिए, तो मेरे जैसा एक कोई दूसरा आदमी लियो तो उसके 4 हाथ हो जाएंगे। तो अपन जैसे जल का सूत्र क्या है, H2 है, तो मैं इसको H2O2 नहीं कर सकता, ये रॉन्ग हो जाता है। अपन इसको 2 चाहिए अपने H2, यहाँ पे 2 कर दो, H2 अपने क्या है, 2 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे को 2 चाहिए, तो आगे 2 लगा दिया। अब ये इस नियम को फॉलो कर रही है, और इसी समीकरण को अपन क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, और ये समीकरण सही मानी जाएगी। तो दोस्तों, कोई रासायनिक समीकरण आपने पहले समझ लिया कि भाई रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुलित करने के लिए उसको संतुलित करना पड़ता है, बट उसको संतुलित कैसे करें, तो आपको ये पॉइंट आपको मोस्टली ध्यान में रखने हैं कि भाई कोई रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के दौरान तत्वों या यौगिकों में कुछ भी परिवर्तन नहीं करें। यानी कि कोई H2 है, जल है अपने पास, उसको अपन H2O2 नहीं कर सकते। अगर उसकी मात्रा बढ़ानी है अपने को, तो उसके आगे 2, 3 कुछ भी लगा के अपन उसको संतुलित कर सकते हैं, बट उसके सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। O2 है तो उसको O4 अपन नहीं कर सकते। इसका आपको मोस्टली ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने पास, अभिकारकों और उत्पादों की संख्या समान करें, यानी कि अभिकारक और उत्पाद। कोई रासायनिक समीकरण है उसमें, जैसे कोई रासायनिक समीकरण अपने पास है जिसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा को समान करना, अपने को समान संतुलित करने क्या करना है, अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा को समान करना है। थर्ड है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, यानी कि जैसे कि अपने पास कोई कागज है, क्या है, कागज है, तो कागज कैसा होता है, ठोस होता है ना, तो ठोस को अपन क्या लिखेंगे, सॉलिड। यहाँ पर ऐसे में आपको सॉलिड लिख देना। अब O2 क्या है, O2 अपने पास क्या है, गैस है, तो बस O2 गैस है। CO2 क्या है, गैस है, ये गैस लिख दो। इस प्रकार अगर कोई जैसे अपन जल ले लिया, तो जल क्या होता है, लिक्विड होता है, अपने को लिक्विड ले लेंगे, हैं। कोई भी एक्वस यानी कि जलीय, एक्वस क्या होता है, जलीय होता है, जी यानी गैस होता है, ठीक है। यानी उसकी भौतिक अवस्थाओं के नीचे क्या लिखने हैं, संकेत लिखने हैं। इस प्रकार देखा ज़्यादा। अब चौथा अपना पास पॉइंट है, ज़्यादा मात्रा वाले तत्वों को यौगिकों को पहले संतुलित करें। जैसे अपने पास कोई रासायनिक समीकरण है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, O2 की है, क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर ये भी है। O2 की मात्रा 2 है, तो सबसे पहले अपन को ऐसे यौगिक को संतुलित करना है जिसकी मात्रा क्या हो, ज़्यादा, वहाँ से संतुलित करना है। जिस प्रकार अपन इसको संतुलित करें, तो देखो यहाँ पर इसको संतुलित करना है, O2 कितना है, 2 है, यहाँ पर O2 कितना है, 1 है। तो अब मैं इसके सूत्र में ऐसा तो नहीं कर सकता यहाँ 2 लगा दूँ, ये तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि पहले लो में लिखा है मैंने भाई उसके तत्वों या यौगिकों में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, यानी ये तो मैं कर नहीं सकता। तो अब मेरे को ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँगा। अब मेरे पास ऑक्सीजन तो क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गए, ऑक्सीजन तो मेरे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट मैग्नीशियम यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पर 1 ही है, तो मेरे को इसको भी बैलेंस करना है, तो इसके भी आगे 2 लगा दो, ये हो गया बैलेंस। यहाँ पर 2 mg है, यहाँ पर भी 2 mg है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये संतुलित हो गया। इस प्रकार अपन और एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको अपने को संतुलित करना है, ठीक है। इस प्रकार देखें अपन पहले देखते हैं मात्रा किसकी ज़्यादा है। यहाँ पर भी Cl2 है, H2 है, 2 ही है, यहाँ पर HCl 1 है। सबसे पहले Cl2 को ही देख लेते हैं। यहाँ पर Cl2 2 है, यहाँ पर Cl 1 है, अपन क्या करें, 2 लगा दें,
यहाँ पर Cl कितने हो गए 2, यहाँ पर Cl 2, यहाँ H2 2, यहाँ H2, ये संतुलित हो गया। बट अभी तक नहीं, ये H2 क्या है, गैस है, Cl2 क्या, गैस है, और दो गैस मिलके HCl क्या बनाएगी। सेकंड एग्जांपल अपना, जैसे पोटेशियम है, सबसे पहले यहाँ पर अपने को क्या देखना है, सबसे पहले मात्रा किसकी ज़्यादा है, H2 है, तो अब सबसे पहले H को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर H कितने हैं, 2 है, बट यहाँ पर H कितने हैं, यहाँ पर 3 H। अब अपने को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा सम संख्या करने का प्रयास कर। अगर अपन सम संख्या कर देंगे तो अपन आसानी से इसको संतुलित कर सकते हैं। अब यार 3 है, अगर मैं कहीं इसको 2 से कर दूँ, 6 क्या सम संख्या है, तो मैं कुछ सम संख्या करूँ, अगर सम संख्या करनी है, अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, तो संतुलित होगा नहीं, इसको हटाओ। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो जाए अपना, 2 तो ये और 2 ये, 4 हो गए, 4 सम संख्या है, तो इधर मैं 2 कर दूँ, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने के हो गए अपने पास, 4 है ना, हाइड्रोजन तो अपने पास क्या हो गया, बैलेंस हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन अपने पास बैलेंस हो गया। अब यार हाइड्रोजन के बैलेंस करने के चक्कर में क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2, ऑक्सीजन अपने पास बैलेंस है। और यहाँ पर कितने हैं, पोटेशियम कितने, 2 है, यहाँ पर भी 2 कर दो, तो हो गया संतुलित। पोटेशियम 2, 2 पोटेशियम, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित रहती है। अब यहाँ पर पोटेशियम क्या है, सॉलिड है, सॉलिड कर दो। H2 क्या है, जल लिक्विड है। KOH क्या है, एक्वस फॉर्म में आता है, इन जल में घुलनशील हो जाता है। और ये H2 क्या है, गैस है। क्वांटिटी देखनी है, H2 कितना है, यहाँ पर H2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर H2 कितना है, 1 2 3 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ, H2 कितना है, 2 और 2 4, यहाँ पर 2 कर दो, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब अपने को देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1, यहाँ सोडियम 2, यहाँ 2 कर दो, तो सोडियम बैलेंस हो गया, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 H, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इस प्रकार ये बैलेंस हो गई। ये अपनी गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। ठीक है, अब ये अपने पास N2 है, गैस है, H2 गैस है, और 2 गैस मिलके गैस बनी। ठीक है, अब ये N2 2 है, यहाँ पर सबसे पहले अपने क्वांटिटी देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब मेरे को इसको सम संख्या बनाना है, 2 से गुणा कर दो, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गए ना हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 कर दो, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 2, तो बस बैलेंस हो गई। इस प्रकार आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं, समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। सबसे पहले अपने को देखना है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है। अपन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा है। सबसे पहले देखते हैं Al2 कितने हैं, यहाँ पर 2 है, Al2 2 है, इधर कितने हैं, 1 ही है, 1 ही है, 2 करना है, 2 लगा दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2, यानी ये एल्यूमिनियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर सल्फेट के कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है। यहाँ पर सल्फेट के देखो 1 ग्रुप ही है ना, ये ओनली कितना है, 1 ग्रुप ही है। यहाँ पर सल्फेट के कितने ग्रुप है, यहाँ पर सल्फेट के 3 ग्रुप है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर लगा दो 3, तो बैलेंस हो गया। 3 SaO4, 3 SaO4, और या L2 2 है, L2 2 है, यानी कि ये Al2SO4 का होल ट्राइस बैलेंस हो गया अपने पास। ठीक है, अब अपन देखें BaCl2, यहाँ पर Ba 1 है, यहाँ पर Ba कितने हैं, 3, यानी बेरिलियम कितने 3 है, तो यहाँ पर भी कर दो 3, तो यहाँ बेरिलियम 3 हो गए, यहाँ बेरिलियम 3 हो गए। Cl2 कितने हो गए, 2 तो ये है, और 2 3 6, अपन को ऐसे क्या, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएंगे 6, अपने पास क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, 6 क्लोरीन है, इधर कितने हैं, 3 दूनी 6 क्लोरीन, यानी कि ये समीकरण
बैलेंस हो जाती है। BaCl2 क्या है? BaCl2 अपने पास है एक्वस, Al2Cl ये भी एक्वस, ये BaSO4 सॉलिड होता है और AlCl3 एक्वस होता है। ठीक है, एक्वस हो गया। अब अपन देखें H2S, ये H2S है। अब यहाँ पर सबकी मात्रा कितनी है? लगभग 2 ही है। इसको देख लो पहले, सबसे पहले इसको ऑक्सीजन को पकड़ लो। ऑक्सीजन में कितनी है? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 3 ऑक्सीजन है। इधर 3 ऑक्सीजन है, तो अपन क्या करें, सम संख्या करनी है अपने को। यहाँ पर 2 लगा दे, यहाँ पर 2 लगाए, 2 ऑक्सीजन तो ये है और 2 ये, कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर लगा दो 2, लगा दिया 2, यानी ऑक्सीजन अपने पास बैलेंस हो गया। बट यहाँ पर 2 लगाने से हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी होगी? 4 हो गई। तो यहाँ पर 4 होने से अपन यहाँ पर कर देते हैं 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 4। ठीक है, अब यहाँ पर सल्फर कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ सल्फर 2 करने के लिए 2 लगा देते हैं। सल्फर 2, सल्फर 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। बट अब ऑक्सीजन की संख्या देखना, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन ये रहा और 2 ऑक्सीजन ये रहा, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी होगी? 6 हो गई। ठीक है, तो और यहाँ कितनी है? 2 दूनी 4 ही है, तो यहाँ पर 2 को हटा के 3 कर दो। ठीक है, अब H2S क्या है? गैस है, O2 गैस है, H2 लिक्विड है अपना और SO2 गैस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब Fe3 मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? Fe3O4 की है। तो अभी यहाँ पे Fe कितने? 3 है। यहाँ पर Fe 3 करने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ 3 Fe, 3 Fe हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, 4 कर दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन 4 करते ही हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? हाइड्रोजन संख्या होगी 4 दूनी 8, तो 8 होगी, तो यहाँ पर भी 4 कर दो। बैलेंस देखना, 3 Fe 3 Fe बैलेंस, 4 दूनी 8 H2O, 4 दूनी 8 H2O, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ये समीकरण बैलेंस हो जाती है। Fe क्या होता है? लोहा। स्टेट क्या होती है उसकी? सॉलिड। जल लिक्विड। FeO3 ये क्या है? अपने पास सॉलिड अवक्षेप होता है और H2 गैस है। इस प्रकार अपन कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसको संतुलित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो पर अपन पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, अपचयन उपचयन, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही इस प्रकार की और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपके लिए चैनल पर मेहनत की जा रही है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही मेरे को सपोर्ट करना है, ताकि आपका भाई आगे बढ़े। और आपके आस पड़ोस कोई भी क्लास 10th में है, तो यहाँ पर क्लास 10th की साइंस की क्लासेस ली जा रही है, तो उनको बताएं ताकि आपका भाई आगे बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।